देख रहे हैं नेटवर्क 33 राजकुमार के साथ। तो चलिए बढ़ते हैं आज की कहानी की ओर। दोस्तों, त्रिपुरा गांव एक ऐसा स्थान है जिसका नाम सुनकर ही आसपास के लोगों के अंदर डर के मारे सनसनी मच जाती है। इस गांव की एक डरावनी कहानी मशहूर है जिसकी वजह से इस गांव को बदनाम भी माना जाता है। इस गांव की एक कहानी वहीं के रहने वाले विनोद काका जी के साथ हुई थी। तो मैं आपको आगे की कहानी विनोद काका के पॉइंट व्यू से सुनाऊंगा। दोस्तों, सावन का महीना चल रहा था। रिमझिम बारिश के चलते गांव के अंदर पानी भर जाता था और ऐसे माहौल में छोटे बच्चे और साथ ही बड़े लोग भी सामने की तरफ भरे हुए पानी के अंदर गोता लगाते थे और सभी लोग खूब एंजॉय किया करते थे। लेकिन पिछले 3 दिनों में गांव के अंदर 2 बच्चों की लाशें मिल चुकी थी और सबसे बड़ी रहस्य की बात तो ये थी कि वो दोनों ही लाशें उस गांव की सीमा पर मिली थी, जहां पर एक बहुत ही लंबी दूरी में झाड़ियों से बना हुआ काकड़ फैला हुआ था। वहां पर एक अकेले इंसान का जाना खतरे से भी खाली नहीं था। लेकिन बच्चों के मन में खेल कूद का जो स्वभाव होता है, उसी की वजह से उन दोनों को मौत के घाट उतरना पड़ा। खैर, मेरा खेत इसी काकड़ से होता हुआ आगे की तरफ पड़ता था और ऐसी हालत में मेरा वहां पर आना जाना लगा रहता था। लेकिन मुझे कभी भी उस रास्ते में डर महसूस ही नहीं हुआ। मगर इन 2 दिनों के अंदर आते जाते हुए मुझे भी वहां पर काफी अजीब सा लग रहा था। ये उस शाम की बात है जब उन बच्चों को मरे हुए 4 दिन बीत चुके थे और मैं रात को अपने खेत की तरफ निकला था, क्योंकि हमारे सारे जानवर आज घर नहीं आए थे। कुछ बकरी और भैंस रास्ते में रह गए थे। काफ़ी बार ऐसा होता था जब मैं उनको लाने के लिए निकल जाता था और वहाँ पर एक कच्चा रास्ता भी बना हुआ था। उस रास्ते को वो काकड़ पूरी तरह से घेर कर रखता था। उसके दोनों तरफ दूर दूर तक कुछ भी नजर नहीं आता था। उसकी गहराई इतनी ज़्यादा थी कि पानी की बूंदें भी उसके अंदर ना टपक सके। अभी मैं उसके अंदर ही चल रहा था कि तभी मुझे ऐसा लगा जैसे कोई स्कूटर मेरे पीछे आ रहा है। दोस्तों, उस दौर में बाइक वगैरह का चलन इतना ज़्यादा नहीं था। महज कुछ अमीर लोगों के पास ही स्कूटर जैसी कुछ सुविधाएं हुआ करती थी। इसलिए मैं जैसे पीछे मुड़ा तो मुझे वहाँ पर कोई चीज़ नज़र ही नहीं आ रही थी। ऊपर से हमारे गांव में किसी भी आदमी के पास स्कूटर नहीं था, तो ऐसे में मेरा थोड़ा हैरान हो जाना कोई बड़ी बात नहीं थी। फिर मैंने एक लंबी सांस ली और उसके बाद चुपचाप अपने खेत की तरफ बढ़ने लगा। मैं वहाँ से 10 से 15 कदम आगे बढ़ा ही था कि तभी मुझे पीछे से आवाज़ आई, अरे ओ भाई साहब, ये देखो, मैं चने बेच रहा हूँ। अगर तुम्हें भी चने चाहिए तो 2 रुपये दे दीजिए और चने ले जाओ। वैसे तो इस तरह से चने बेचने वाले लोगों की कमी नहीं थी यहाँ पर, लेकिन जब मैंने उस आदमी को इतनी रात को चने बेचते हुए देखा था तो मैं हैरानी हो गया, क्योंकि मैंने आज से पहले किसी भी आदमी को इतनी रात को इस तरह मजदूरी करते हुए नहीं देखा था। उसके पास स्कूटर भी था और उसके ऊपर सफ़ेद रंग की पोटली रखी हुई थी। और उस वक्त किसी आदमी के पास स्कूटर होना कोई छोटी बात नहीं होती थी। इसलिए एक बार के लिए मैं उस आदमी के ऊपर से नीचे तक देखता ही रह गया। इससे पहले कि वो मेरे पास आ पाता, मैंने उस आदमी से कहा, भाई साहब, मैं थोड़ी देर के बाद आता हूँ, अभी मुझे अपने खेत में जाना है। इतना सुनते उस आदमी ने कहा, तुम्हारा खेत यहाँ से कितनी दूर है? तो मैंने उस आदमी को बताया कि मेरे खेत में जाने के लिए यहाँ से करीब 15 मिनट का समय लगता है। तो उस आदमी ने कहा, चिंता मत करो, मैं तुम्हें अपने स्कूटर पर वहाँ तक छोड़ दूंगा। मुझे समझ में नहीं आ रहा था कि आखिर वो आदमी मुझे खेत में छोड़ने के लिए राजी क्यों हो रहा था। मैंने उस आदमी से कहा, नहीं नहीं भाई साहब, मैं अकेले ही चला जाऊंगा। अभी मैंने इतना ही कहा था कि तभी उस आदमी ने कहा, तुम्हें सुनाई नहीं देता? मैंने कहा ना, मैं तुम्हें छोड़ दूंगा। पर इस बार उसकी आवाज़ पूरी तरह से बदल गई थी। ऐसा लग रहा था जैसे कोई 80 साल का बुढ़ा आदमी भारी आवाज़ में मुझे ये सब कह रहा है। फिर जैसे मैंने पीछे घूम कर देखा तो मानो जैसे मेरे पांव तले ज़मीन खिसक गई हो। दरअसल मैंने देखा कि ये कोई नॉर्मल इंसान नहीं था। उसके चेहरे के ऊपर लंबे लंबे बाल हो गए थे और वो किसी खूंखार जानवर की तरह दिखाई पड़ रहा था। मुझे समझ में आ गया था कि अब यहाँ पर 1 मिनट भी रुकना मेरे लिए बहुत ही भयानक हो सकता है। इसलिए मैंने तुरंत ही वहाँ से भागना शुरू कर दिया। एक लंबी दौड़ लगाने के बाद अब मैं अपने खेत के बगल में पड़ने वाली जोहड़ के पास पहुँच गया था। वहाँ पर काफ़ी पानी भरा हुआ था। पानी की वजह से अब तेज तेज चलना मेरे लिए मुमकिन नहीं था। इसलिए मैं बहुत ही धीमे धीमे और संभल कर आगे की तरफ बढ़ता जा रहा था।
इसलिए एक बार के लिए मुझे चैन मिला। मुझे खेत में ज़्यादा कुछ काम तो नहीं था और खेत के अंदर लगे हुए नालियों के पाइप को दूसरी क्यारी के अंदर डालकर ही घर वापस आना था। तो ऐसे में मेरा जल्दी से यहाँ से निकलना बेहतर ही था। खेत तक पहुँचने तक मेरे पीछे मुझे वो पिशाच कहीं भी अब नजर नहीं आया और साथ ही मैं बड़ी ही मशक्कत करने के बाद अपने खेत में पहुँच गया। फिर मैंने जल्दी जल्दी अपना सारा काम निपटा दिया और सारा काम पूरी तरह से निपटाने के बाद अब वापस घर जाने का समय हो गया था। लेकिन एक तरफ मेरा मन कह रहा था कि मुझे खेत के अंदर ही रुक जाना चाहिए, लेकिन ऊपर से बारिश का भी कोई भरोसा नहीं था, वो कभी भी बरस सकती थी और ऐसे में घर चलना ही मेरे लिए ठीक था। लेकिन जिस रास्ते से मैं यहाँ तक होकर आया था उस रास्ते से जाना अपनी मौत को दावत देने जैसा हो गया था। मगर इसके अलावा मेरे पास दूसरा कोई रास्ता भी नहीं था जिस रास्ते पर जाकर मैं अपने घर पहुँच सकूँ। आखिर में मैंने तय किया कि अब जो होगा वो देखा जाएगा, मुझे यहाँ से निकलना चाहिए। फिर मैं अपना सारा काम निपटाने के बाद खेत से निकल गया और चारों तरफ अंधेरा पसरा हुआ था। दोस्तों, रोशनी का तो मानो जैसे कोई नामो निशान ही नहीं था उस वक्त। अक्सर रात में चांद की हल्की हल्की रोशनी छाया करती थी, लेकिन आज काले बादलों ने उस रोशनी को भी अपने अंदर ढक लिया था, जिसकी वजह से सामने की तरफ कुछ भी नजर नहीं आ रहा था। मेरे हाथ में उस जमाने में रहने वाला लालटेन ज़रूर था, लेकिन उस लालटेन की रोशनी ज़्यादा देर तक काम नहीं आने वाली थी। फिर जब मैं बिल्कुल उसी जगह पर पहुंच गया था जहां पर पिछली बार मेरा सामना उस पिशाच से हुआ था, तो इस बार वहां पर खामोशी और सन्नाटे के अलावा कोई छोटा मोटा जानवर भी मुझे नजर नहीं आया। मुझे एक बार के लिए राहत की सांस तो मिली, लेकिन दूसरे ही पल में मेरी वो राहत की सांस खौफनाक सफ़र में तब्दील हो गई, क्योंकि मैंने देखा कि उस काकड़ के बीचों बीच में उस स्कूटर की लाइट चमक रही थी। एक अकेले इंसान को डराने के लिए बस इतना काफ़ी होता है। इस वक्त मेरा भी कुछ ऐसा ही हाल था। मैं डरा सहमा हुआ था इससे पहले कि मैं कुछ कर पाता कि फिर से मुझे अपने पीछे की तरफ से वही आवाज़ आई, अरे ओ बाबू साहब, ज़रा चने तो ले जाइए। इस बार मानो मेरे शरीर में 440 वोल्ट का झटका लगा था। मेरा पूरा शरीर सुन्न पड़ गया था। डर के मारे अब मेरी हालत भी खराब होने लगी थी। पर इससे पहले कि मैं पीछे पलटकर देख पाता कि किसी ने मेरे कंधे पर हाथ रख दिया। वो हाथ इतना ज़्यादा ठंडा था कि मेरे दांत कटकटाने लगे। मैं समझ गया था कि ये एक जिंदा लाश है जो मुझे कभी भी मौत के घाट उतार सकती है। इसलिए मैंने सबसे पहले हिम्मत जुटाई और फिर सरपट वहाँ से भागने लगा। दोस्तों, उस कच्ची सड़क के ऊपर जैसे मैं अपने पैरों को पटकता तो मेरे पैरों में एक ना एक पत्थर जाकर धंस जाता और इसी तरह काफ़ी देर तक भागने के बाद मेरे दोनों पांव खून से रंग गए। खून इस कदर बढ़ गया कि मेरी चप्पल भी अब खून से लाल हो गई थी। भागते भागते मैं एक ऐसी जगह पर पहुंच गया जिस जगह के बारे में मुझे खुद नहीं मालूम था कि आखिर मैं किस जगह पर आ गया हूँ। वैसे तो मैं अपने इलाके के चप्पा चप्पा को जानता था, लेकिन इस वक्त मैं जिस जगह पर था वो सच में मुझे कंफ्यूज कर रही थी। चारों तरफ मुझे खाली स्थान पड़ा हुआ दिखाई दे रहा था। तभी मुझे याद आया कि ये वही शमशान घाट है जो हमारे गांव से 1.5 किलोमीटर आगे पड़ता था और मैं गलती से उस शमशान घाट की धरती पर पहुंच गया। मैं आपको बता दूं कि इस शमशान घाट को डर की दूसरी जगह भी बताया जाता था। एक मुसीबत खत्म नहीं हुई थी कि दूसरी मुसीबत मेरे गले पड़ गई थी। तभी मुझे पीछे से आवाज़ आई, अरे ओ भाई साहब, कितना भागोगे, आप तो मुझसे चने ले लो। इस बार मुझे थोड़ा गुस्सा आ गया और मैंने उस आदमी से कहा, यार मैंने तुम्हारा क्या बिगाड़ा है, तुम मेरे पीछे क्यों पड़े हो। इतना कहते ही उस आदमी ने एक डरावनी आवाज़ में कहा कि मैंने भी तुम लोगों का क्या बिगाड़ा था जो तुमने मुझे दहकते हुए कोयले के अंदर डाल दिया। उसकी बातों में उसका दर्द साफ साफ झलक रहा था, लेकिन इस वक्त मैं उस आदमी से इस बारे में कोई बात नहीं कर सकता था। अब तो मुझे अपनी जान बचाने की परवाह थी, इसलिए मैंने तुरंत ही वहाँ से भागना ठीक समझा। मैं वापस से रास्ते की तरफ भागा और अपने घर की तरफ जाने लगा, लेकिन फिर से मुझे अपने पीछे उसी स्कूटर की आवाज़ सुनाई देने लगी। इस बार वो स्कूटर मुझे क्रॉस करता हुआ मुझसे आगे निकल गया और उसके ऊपर बैठा हुआ वो आदमी सड़क के बीचों बीच में आकर खड़ा हो गया। मैं समझ गया था कि इसी आदमी ने उन दोनों बच्चों को मौत के घाट उतारा था और अब मेरी बारी थी। पर मैं अपने मन ही मन में भगवान का नाम जपने लगा। फिर उस आदमी ने कहा कि अगर तुम्हें जिंदा बचकर जाना है तो तुम्हें मेरा एक काम करना होगा। अगर तुम मेरा काम नहीं कर पाए
तो मैं तुम्हें यहीं पर जिंदा दफन कर दूंगा। मैं उसकी शर्त को मानना तो नहीं चाहता था, लेकिन अब मेरे पास उसकी बात मानने के अलावा दूसरा कोई चारा भी नहीं था। इसलिए मैंने उस पिशाच से कहा, ठीक है, तुम जैसा कहोगे मैं वैसा ही करूंगा। फिर उसके बाद तो जाने दोगे ना? उसके बाद उसने इशारा किया तो मैंने पाया कि वहां पर शमशान घाट की राख पड़ी हुई थी। फिर उस आदमी ने कहा कि तुम उस राख को उठाकर आगे वाले तालाब में डाल दो, और एक बात का ध्यान रखना, तालाब में डालते वक्त तुम्हारे आजू बाजू में बहुत सारी काली शक्तियां मंडराएंगी, तो तुम्हें उन सभी से बचते हुए वापस से वहां से निकलना होगा। उसके बाद तुम अपने घर जा सकते हो। अब जिस तरह से उस शैतान ने मुझे बताया था मैंने बिल्कुल वैसा ही किया। मैं सबसे पहले उस शमशान घाट की राख के पास पहुंचा और उसके बाद अपने हाथ के अंदर वहां की राख को रख लिया। मुझे घबराहट तो हो रही थी, लेकिन किसी तरह से मैंने इस काम को अंजाम दिया और उसके बाद मैं उस राख को लेकर उस तालाब की तरफ निकल पड़ा जिस तरफ जाने के लिए उस पिशाच ने मुझसे कहा था। धीरे धीरे मैं उस तालाब के पास पहुंचता जा रहा था। जैसे जैसे मैं उस तालाब के पास जा रहा था तो वैसे वैसे मुझे और भी ज़्यादा डर लग रहा था। खैर थोड़ी देर के बाद मैं जैसे उस तालाब के पास पहुंच गया, लेकिन तालाब के पास पहुंचने के बाद जो दृश्य मैंने देखा उसे देखकर तो मेरा पूरा बदन ही थर-थर कांप उठा। दरअसल मैंने देखा कि मुझे उस तालाब के आजू बाजू में सैकड़ों की तादाद में लोग खड़े हुए नजर आ रहे थे, और उन सभी सैकड़ों लोगों के अंदर सबसे भयानक बात ये थी कि उन सारे के सारे लोगों के पैर पीछे की तरफ घूमे हुए थे। और ये सब देखने के बाद ये पता लगाना बहुत ही आसान था कि ये सभी के सभी पिशाच हैं। अब मेरी हिम्मत भी जवाब देने लगी थी, इसलिए मैंने उस तालाब की बजाय वापस से गांव की तरफ भागना शुरू कर दिया, जो मेरी जिंदगी की सबसे बड़ी गलती थी। खैर मैं रुका नहीं और लगातार भाग तो अपने गांव के अंदर जाकर ही थमा। मैंने उस शमशान घाट की राख को अपने ही गांव के चबूतरे के पास फेंक दिया और उसके बाद मैं तो घर लौट गया। लेकिन गांव में मैंने जिस तरह उस राख को फेंका था उसके बाद गांव के अंदर बीमारी फैलनी शुरू हो गई। लोगों के अंदर इतनी बुरी तरह से बीमारी फैल रही थी कि हर 4-5 दिन के अंदर एक ना एक मौत हो जाना एक सामान्य सी बात हो गई थी। मैंने गांव वालों को पहले ही पूरी घटना के बारे में बता दिया था, और जब उन्होंने मेरी बात को सुना तो उनके भी होश उड़ गए। हमने तांत्रिक से भी संपर्क करने की कोशिश की, लेकिन उसका कोई फायदा नहीं हुआ। तभी तांत्रिक ने बताया कि अब ये राख आपके गांव को बर्बादी की आखिरी स्टेज पर लेकर जा चुकी है। अब हमारे गांव में करीबन 13 जवान बच्चों की मौत हो गई थी, और उन 13 जवान बच्चों की मौत का कारण मैं खुद ही था। अगर उस दिन मैं उस राख को लेकर अपने गांव नहीं आता तो शायद ये भयानक सिलसिला आरंभ नहीं होता। फिर उसके बाद मैंने तो उस गांव को ही छोड़ दिया, लेकिन वो गांव शमशान घाट बन गया, क्योंकि धीरे धीरे उन सभी लोगों ने उस गांव को छोड़ना शुरू कर दिया जिनके साथ अजीबोगरीब हादसे होते थे। दोस्तों उसके बाद क्या हुआ मुझे कुछ नहीं मालूम, क्योंकि उस गांव को छोड़े हुए आज मुझे काफ़ी साल हो गए हैं और अब मैं चैन से रहता हूँ। हालांकि उस घटना के बाद मुझे भी लगभग 15 दिन तक तेज बुखार रहा था, मगर अब मेरी ज़िंदगी वापस से नॉर्मल हो चुकी है। तो दोस्तों इस कहानी में बस इतना ही। कहानी आपको पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक शेयर कमेंट ज़रूर कर दें, और साथ ही अगर चैनल पर नए हैं तो चैनल को भी सब्सक्राइब ज़रूर कर दें। तो मैं आपका दोस्त राजकुमार जल्द ही मिलूँगा ऐसी एक और नई डरावनी कहानी के साथ। तब तक के लिए बाय एंड टेक केयर।